हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। आज का टास्क, और ये टास्क नंबर 4 है। प्रतिज्ञा निबंध पेड बैच के ये टास्क हैं, इसमें निबंध कराए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, 2 निबंध दिए जाते हैं, 700 शब्दों में आपको लिखना होता है और ये डेली टास्क होता है। 6 दिन टास्क कराए जाते हैं, संडे को इसमें छुट्टी रहती है। तो पहला निबंध है लोकतंत्र, चुनाव और जाति, पीसीएस 2021 में। और एक देश एक निबंध, ये 2019 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं हमारे एस्पिरेंट ने इस पर निबंध लिखा है, उनकी कॉपी का इवेल्युएशन करते हैं। प्रतिज्ञा निबंध पेड बैच के हमारे एस्पिरेंट हैं हिमांशु पाल। इन्होंने लिखा है लोकतंत्र, चुनाव और जाति, इस पर निबंध इन्होंने लिखा है और ये पीसीएस के एस्पिरेंट हैं। तो देखते हैं इनका निबंध। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन की एक प्रणाली है। ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। उपर्युक्त पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने लोकतंत्र की स्थापना के समय। ये पंक्तियां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से संबंधित है, जिन्होंने केवल लोकतंत्र को शासन के एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में स्थापित किया, जबकि उसे आज भी इन शब्दों के द्वारा प्रासंगिक किए हुए हैं। चुनाव किसी लोकतंत्र के बुनियाद की भांति है। ये प्रस्तावना का पाठ पढ़ रहे हैं, जो जनता के प्रति लोकतंत्र के विश्वास को बनाए रखने में महती भूमिका अदा करता है। इसी तरह जाति व्यवस्था हम भारतीयों की एक प्राचीन व्यवस्था है, जो आजकल भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के दौरान सर्वाधिक चर्चा का विषय बनी रहती है। तो ठीक है, इन्होंने लगभग 100 वर्ष का प्रस्तावना लिखी है। तो इससे थोड़ा ज्यादा भी लिख सकते थे, एक दो लाइनें और बढ़ानी चाहिए थी इनको। मुख्य पाठ में है लोकतंत्र की यदि भारतीय संदर्भ में बात की जाए तो उसकी जड़ जड़ गहरी है। हम अक्सर इतिहास की पुस्तकों में महाजनपद काल के दौरान कुछ गणराज्यों और वैशाली के वज्जी संघ, योधे आदि जैसे 10 गणराज्यों का उदाहरण देखते हैं। इसी तरह यदि हम आधुनिक काल के दौर की बात करें तो ये सर्वप्रथम अमेरिका में स्थापित हुआ और हमारा देश भारत एक विशाल लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। ठीक है, ये पहला मुख्य पाठ का पैराग्राफ था। दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं ये क्या लिखते हैं। हालांकि हमारा लोकतंत्र महज कुछ 78-79 की वसंत देखा होगा, 78-79 ही वसंत देखा होगा। मतलब ये बात कर रहे हैं आजादी के बाद के सालों की। परंतु इसकी गहरी जड़ें हमें एक एहसास बिल्कुल नहीं होने देती। लोकतंत्र आज वर्तमान दौर में लगभग सारे देशों द्वारा स्थापित शासन के प्रचालन का चहेता साधन बना हुआ है। आखिर इसमें ऐसे क्या गुण है जो बड़े से बड़े तानाशाह को अपनी जद में कर लिया? इसका सीधा सा जवाब है कि दुनिया के सारे शक्तिशाली देश इसका समर्थन करते हैं और जो देश नहीं मानते उनका अपने देसी भाषा में हुक्का पानी बंद करने की चेतावनी देते हैं। ठीक है, देखो पैराग्राफ छोड़ना है तो इतना कहीं पे ज्यादा गैप कहीं पे कम, ये ध्यान रखना है। मतलब 1 से 1.5 इंच ही छोड़ना होता है। केवल ये बताना होता है कि पैराग्राफ हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा गैप नहीं देना है। लोकतंत्र जनता को शोषित वर्ग से प्रतिस्थापित कर शासक का दर्जा प्रदान करता है। समाज में जन कल्याण, सर्वधर्म समभाव, समावेशिता के भाव को पोषित करता है। विश्व में लोकतंत्र के कई प्रकार हैं। कहने का तात्पर्य, देखो यहाँ पे ये सब काट पीट है, ओवर राइटिंग, ये चीज ध्यान रखनी है, ये नहीं करना है ऐसे में। और ये दूर कब होगी? जब आप ऐसे की मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। इसको प्रदर्शित करने के कई प्रकार हैं, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां दुनिया के कुछ देश जैसे स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड आदि प्रत्यक्ष रूप में लोकतंत्र को प्रदर्शित करते हैं, वहीं कुछ देश जैसे अपने देश भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
अगेन पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ज्यादा गैप छोड़ दिया, इतना गैप नहीं है देना चाहिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये तात्पर्य है कि वहां जनता देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित व्यक्ति को सीधे न चुनकर जन प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है। भारत में जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव के माध्यम से चुनती है। हालांकि विश्व में चुनाव के कई प्रकार हैं, परंतु भारत में फर्स्ट पास्ट की द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है, यह प्रभावी है, अर्थात जिसे सर्वाधिक मत वो विजयी। वहीं सर्वोच्च पद के चुनाव के लिए एकल हस्तांतरी मत व्यवस्था है। भारत में दो प्रकार के चुनावों को अपनाने का कारण था कि देश की आजादी के समय शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं था। फिर यहाँ पे ये काटपीट नहीं चलेगी। आगे लिखते हैं, भारतीय चुनावों के दौरान चाहे वो सर्वोच्च पद के लिए चुनाव हो या जनप्रतिनिधि सांसद विधायक के लिए, यहाँ जाति व्यवस्था चर्चा के केंद्र में आजादी के समय से ही रही है। क्योंकि अगर हम जाति व्यवस्था की जड़ों के बात करें तो इसका जिक्र ऋग्वेद में भी था, जहां इसे कर्म के आधार पर विभाजित किया जाता था किया जाता या वैदिक उत्तर यहाँ पे ये उत्तर वैदिक काल में इसमें जन्म के आधार पर विभाजन देखा गया, जो आज भी प्रचलित है। यानी उत्तर वैदिक काल के बाद से जो जाति व्यवस्था की गई थी वो अभी तक चल रही है। हालांकि आज वर्तमान की जाति व्यवस्था में कहीं न कहीं उपनिवेश काल की देन है, जो माटो और राज्य करों से प्रेरित है। बहुत सही, ये वाला पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा इन्होंने। जाति व्यवस्था का आज भी प्रासंगिक बने रहने और भारतीय चुनाव में क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद की जड़ें संसाधनों का स्वतंत्रता से आज तक युक्त संवितरण न होने से है। समाज में कुछ जातियां जो संसाधनों के अभाव में आमाप में लामबंद होने पर मजबूर होती हैं, जिनका फायदा सत्तासीन व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में करते हैं। जीतने के बाद शिक्षा, रोजगार, सामाजिक उत्थान, समावेशिता, जन कल्याण को मानो धूल भूल जाते हैं और भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण करते हैं। जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट अभी जो हुआ है, तो यहाँ पर रेवड़ी बट रही उस तरीके से। और सत्ता पर काबिज रहने के ये भी लिख सकते थे, जो रेवड़ी बांटने का प्रचलन है ना, ये इसमें लिखा जा सकता था। आगे देखो, ये है लोकतंत्र। अब ये कंक्लूड करते हैं निष्कर्षता, लोकतंत्र किसी समाज के विकास के लिए अनिवार्य शर्त है, जो लोकतंत्र को जीवित रखने में चुनाव इसके पद स्तंभ की भांति है। वहीं चुनावों में जाति व्यवस्था का इतना महत्वपूर्ण होना कहीं न कहीं लोकतंत्र के नकारात्मक पक्ष को भी दर्शाता है, क्योंकि यदि लोकतंत्र सर्व बेहतर होता तो जाति व्यवस्था का प्रासंगिकता आज समाप्त हो जाती। इस लोकतंत्र से भारत के संदर्भ में हम ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि जाति वो है जो कभी नहीं जाती। जाति वह है जो कभी नहीं जाती। बहुत सही ये कंक्लूड किए हैं। देखो यहाँ पर इनको क्या क्या करना चाहिए था, और ताकि और इसमें चार चांद लग जाते। जैसे पहले पॉइंट में इनको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, जो काट पीट कर रहे हैं वो नहीं, अवॉइड करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, जो इंट्रोडक्शन है यानी प्रस्तावना में ये 20-25 शब्द और लिखें, कम से कम 20-25 शब्द और बढ़ाएं। और वही बात है कंक्लूड करने में, उपसंहार में भी 20-25 शब्द ये बढ़ा सकते थे। बाकी इनका जो शब्द चयन है वो ठीक है, शब्द चयन ठीक है, और भाषा शैली जो लिखने का तरीका है वो भी ठीक माना जाएगा, लेकिन थोड़ा और इसको सुधार सकते हैं। और लोकल भाषा, जैसे लोकल शब्दों का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि ऑफिशियल ज़्यादा रखें तो सटीक माना जाता है। बाकी ओवरऑल रिव्यू ठीक है इनका। मॉडरेट टाइप का इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, ज़्यादा सही भी नहीं है और ज़्यादा गलत भी नहीं, मॉडरेट में किया है। तो यूपीपीसीएस में आपका 50 मार्क का होता है, 700 वर्ड लिखने होते हैं, तो इनको यहाँ पे 30
2 मार्क्स तक मिल सकते हैं इस तरीके से। तो इससे ज़्यादा मार्क्स इस निबंध में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें कई जगह काट-पीट हुई है और इसको और सुधारा जा सकता है। तो 50 में आप कम से कम 35 मार्क्स तो ला सकते हो आराम से। इससे ज़्यादा के लिए आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग हमारे निबंध पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर आरओ प्रीलिम्स मेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो सारे लोग पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और अगर जो लोग पेड बैच नहीं लेना चाहते हैं, केवल क्विज में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ 9 बजे फ्री टेलीग्राम क्विज होती है, वो पीसीएस वंडर्स क्विज चैनल में। ये आपका ग्रुप है, इसमें ये क्विज कंडक्ट होती है हर रोज रात 9 बजे। तो वहाँ पर भी मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, सजेशन है या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। उसका भी आपको समय रहते जवाब दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।